यहां तक बता दिए थे हम। अब आता है इसमें बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए अल्प विराम का प्रयोग। किस विराम का प्रयोग? अल्प विराम। अल्प विराम जानते हो किसको कहा जाता है? कोमा को। किसको कहा जाता है? कोमा को अल्प विराम कहा जाता है। कोमा को क्या कहेंगे? अल्प विराम। कोमा को क्या कहेंगे? अल्प विराम। कोमा को क्या कहेंगे? अल्प विराम। देखो, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के लिए अल्प विरामों का कैसे प्रयोग किया जाता है बता रहे हैं। अल्प विरामों के प्रयोग से बड़ी संख्याओं को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटकर पढ़ना आसान होता है। अब कैसे प्रयोग किया जाता है, चलो इतना लिख लो। देखो अब कैसे लिखा जाता है। हम बताए थे कि दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक मिलियन वाला बताए होंगे, एक लाख वाला बताए थे ऐसा। अरे कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, एक में मिलियन आता होगा। अब देखो भारतीय पद्धति के लिए अल्प विराम का प्रयोग कैसे किया जाता है। किसी संख्या में भारतीय पद्धति के अनुसार अल्प विरामों के प्रयोग करने का निम्नलिखित प्रकार से नियम है। पहला अल्प विराम दाएं से बाएं की ओर चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है। अल्प विराम देखो कैसे किया जाता है, हम वो बता रहे हैं। पहला अल्प विराम दाएं से बाएं चलते हुए, कहां से चलते हुए? दाएं से बाएं चलते हुए, दाएं से बाएं चलते हुए कहां आता है? तीसरे अंक के बाद आता है। तीसरे अंक के। दूसरा अल्प विराम दाएं से 5वें अंक के बाद, फिर तीसरा अल्प विराम दाएं से 7वें अंक के बाद आता है। कोमा कैसे लगाना है ये बता रहे हैं हम। कोमा कैसे लगाना है ये बता रहे हैं। देखो जैसे कि मान लो दिया रहेगा, कोई बोलेगा कि कोमा लगाइए इसमें, इतना बड़ा संख्या दिया है, आपको इसको अंक में लिखना बताना है। कोमा कैसे लगाया जाता है ये बता रहे हैं। दायां हाथ कौन है? ये। अब बायां हाथ ये, ठीक है ना। आपको दायां तरफ से कोमा लगाया जाता है, और सबसे पहला कोमा जो लगाया जाता है वो तीसरा अंक के बाद। कहां? किसके बाद? तीसरा अंक के बाद। इसके बाद दूसरा जो लगाया जाता है कोमा वो 5वां अंक के बाद। किस अंक के बाद? 5वां अंक के बाद। अब फिर जो कोमा लगाया जाता है वो दाएं से चलते हुए 7वां अंक के बाद। किसके बाद? 7वां अंक के बाद। समझ में आ रहा है? देखो अब कोमा लगाना है, कोमा लगा दिए तो आपको बोलने आ जाएगा। दायां ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो गए ना, ऐसे कॉपी पे लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना। ये दाहिना हाथ है ना, दाएं से चलो 1 2 3 हेजा कोमा लगा देंगे। फिर को अंक के बाद? 5वां के बाद 1 2 3 4 5। अब दो को छोड़ के बस कोमा लगाते रहो। हो गया? आया समझ में? पहला कोमा कहां लगाना है? 3 अंक के बाद। पहला कोमा कहां लगाना है? 3 अंक के बाद। और दूसरा कोमा कब लगाना है? कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद अब लगाना है। 5वां, फिर 7वां, फिर 9वां, फिर 11वां, 2 अंक के। चलो नहीं बुझाया तो एक बार और लिखते हैं फिर से दूसरा एक एग्जाम्पल। जैसे कि 12 3 8 6 9 4 3 4 8 5 6। कोई इतना दे देगा। पहला कोमा कब लगाना है? 3 अंक के बाद। 1 2 3 है जा। फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2। आ रहा है समझ में? पहला कोमा लगाया जाता है 3 अंक के बाद। जैसे कि अब देखो, अब इसको क्या फायदा है इसको करने से। देखो जैसे ये इतना दिया रहे, आपको इसको बोलना है तो आप बोलने में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे। सबसे पहले अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। पहला कोमा यहाँ पे, फिर यहाँ पे। हो गया? अब इसको बोलने में आसान कैसे होगा? गिनो अब। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लाख जो जा रहा है 4 पे जाकर रुक रहा है ना, कोमा है तो इतने बोलना है खाली उसको। तो ये लिखाएगा देखो इसे बराबर, ये 4 पे जाकर रुक रहा है ना, तो ये हो जाएगा 4 इकाई दहाई सैकड़ा लाख हुआ था ना, 4 लाख। ठीक। अब फिर से गिनो। कोमा फिर कोची पे है? 89 पे। 89 पे है ना, तो फिर गिनो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो कितना हो जाएगा? 89
हजार। अब फिर गिनो, अब है इतना बचल है ना, ही तीन गो। सीधा बैठो। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 300, और लास्ट में क्या है, 8 से 86, 86। समझ में आया? फिर से बताते हैं, देखो अभी जैसे मान लो दिया रहे 12, 3, 8, 6, 4, 5, इतना दिया रहे, इतना दिया रहे, और यहां पे आपको सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, कॉमा देंगे। सबसे पहले क्या देंगे, कॉमा देंगे। सबसे पहले इसका अगर कॉमा देना होगा तो पहले 3 अंक पे तो 1 आई 2 कॉमा दे दिए। अब पढ़ना है इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। पढ़ना चालू करेंगे देखो इन्हें से, लेकिन लिखना चालू करेंगे इधर से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख के अंदरवा में हई जोन है कॉमा कहां से कहां तक है, 12 पर है ना, तो लिखाएगा 12 लाख। 12 लाख हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में क्या है बताओ, 38। तो क्या लिखेंगे हिजा, 38,000, 38,000। अब आगे फिर बढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे कौची है 6, तो क्या लिख देंगे 600। फिर आगे देखेंगे कौची बचल है, और 45, तो क्या लिख देंगे 45। बोलो समझ में आ गया, कैसे लिखना बुझाया? चलो इतना उतारो पहले। अब आप लोग लिखने का प्रयास करो, इसको आप लोगों से लिखवाएंगे अभी हम। चलो ये वाला लिखने का प्रयास करो। फिर से बता देते हैं, यहाँ पे 4, 9, 3, 7, 5, 6 इतना दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना, कॉमा लिखना। क्या लिखना, कॉमा के अंक पे पहले होगा 7 और 3 के बीच। फिर बताओ क्या होगा, 4 और 9 के बीच होगा। अब लिखना चालू करेंगे। लिखने के लिए क्या गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो कितना हो जाएगा ये 4 लाख, 4। अब फिर क्या लिखाएगा बताओ, 93,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 में कौची है 93, तो लिखाएगा 93,000। अब फिर क्या लिखाएगा, अब 756 बचल है ना, तो लिखाएगा 756। हो गया, आया समझ में? तो चलो ये दे रहे हैं 3-4 को, इसको बनाओ अभी। चलो इसको बनाओ तो। कोई लिखेंगे नहीं इसको, ये आपका हो जाएगा। बनाइएगा तो यहाँ पे कॉमा लगेगा पहला ना, बस ये तो हो गया। यहाँ पे कॉमा लगेगा तो ये हो जाएगा 93,000, 93,000, 800, 896, 93,896। ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 69,000, 69,000, 300, 378, 78।
इसका बनाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे कॉमा लगेगा ना, यहाँ पे कॉमा लगेगा, ये क्या बन जाएगा 48 48,000 48,693। इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ना, तो गिनो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या बनेगा 3 लाख। अब फिर इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 64,000। इकाई दहाई सैकड़ा 695। इसके बाद इसको किन लिखोगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यहां पे लगेगा 32,000, फिर 300, 32,345, 32,345। इसके गिनोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे 345 हो तो गया। चलो जो नहीं बनाया बना लो। आगे देखते हैं। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए, ये भारतीय के लिए था, किसके लिए था, भारतीय के लिए। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए अल्पविराम का प्रयोग कैसे किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए अल्पविराम का प्रयोग कैसे किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार किसी संख्या को पढ़ने के लिए प्रत्येक तीसरे अंक के बाद अल्पविरामों का प्रयोग किया जाता है। कितना कितना अंक के बाद करेंगे, 3-3 अंक के बाद। कितने कितने अंक के बाद, 3-3 अंक के बाद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ने के लिए कितने अंक के बाद करेंगे, 3 अंक के बाद। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 8, 6, 9, 5, 3, इतना लिखा हुआ है। अब इसको कोई बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए, तो 3-3 अंक के बाद कॉमा लिखेंगे, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3। ठीक, अब इसको गिनना है। अब इसको क्या करना है, गिनना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखा जाएगा तो यही होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे हो जाता है ना। तो पढ़ो इसको क्या लिखा जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए क्या लिखा जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख नहीं मिलियन, तो क्या लिखा जाएगा 3 मिलियन, 3 मिलियन। अब क्या लिखा जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये नहीं। अब यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, यहीं तक आएगा ये, तो ये हो जाएगा 66, 66 हजार, 900, 953, 953 आंसर आ जाएगा समझ में। चलो इतना उतार लो। अब आता है, देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसमें, पढ़ो ध्यान से। सबसे छोटी अर्थात न्यूनतम प्रकृत संख्या कितना होता है, 1। सबसे छोटी न्यूनतम प्रकृत संख्या क्या होता है, 1 है। सबसे छोटी न्यूनतम प्रकृत संख्या, पूछेंगे सबसे छोटा प्रकृत संख्या क्या कहलाएगा, 1। याद हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रकृत संख्या लिखना संभव नहीं है। कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा प्रकृत संख्या क्या होगा। अच्छा, प्रकृत संख्या किसको कहा जाता है, गिनती की संख्या को किसको कहा जाता है। दीवार छोड़ के बैठो, दीवार छोड़ के बैठो, दीवार पे क्या बोल रहा है जी। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। गिनती कहां से शुरू होता है, 1 से ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है, 1 को। लेकिन सबसे बड़ा प्राकृत संख्या किसको कहा जाएगा, नहीं, लिखना संभव नहीं है। कितना बड़ा हो सकता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखना संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखना संभव नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब आता है
जीरो पहली पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? गिनती के संख्या में। ये गिनती है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? गिनती है। अगर हम जीरो को शामिल कर लोगे तो क्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या। जीरो को शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या। अगर गिनती की संख्या में, यानी कि हमारा सबसे पहला पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो पहली पूर्ण संख्या है। जीरो जो है पहली पूर्ण संख्या है। समझ में जाएगा? जीरो के पूर्ववर्ती कोई पूर्ण संख्या, जीरो से पहले कोई पूर्ण संख्या इसमें है? नहीं है। जीरो के पहले कहां पूर्ण संख्या कोई है? तो जीरो के पूर्ववर्ती कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्ण संख्या के परवर्ती एक पूर्ण संख्या होता है। मतलब परवर्ती मतलब आगे वाला, परवर्ती मतलब आगे वाला। जीरो के आगे क्या है? एक। एक क्या है? पूर्ण संख्या। एक के बाद कौन सी है? दो। दो क्या है? पूर्ण संख्या। यानी कि जीरो के पूर्ववर्ती कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन जीरो के परवर्ती हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हमेशा कौन सा संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या के परवर्ती एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या। 100 में 10 दहाइयां होती हैं। पूछेगा कि 100 में कौ गो दहाई होता है? 10 गो दहाई। कौ गो दहाई? 100 में 10 दहाइयां होती। हेकर मतलब क्या होता है? हेकर मतलब, इसका मतलब है बराबर नहीं। इसका मतलब क्या होता है? बराबर नहीं। ये जो है इसका मतलब है बराबर नहीं। 1000 में 10 100 अर्थात 100 दहाइयां होती हैं। और 1 लाख में 100,000, 1 लाख में 100,000 अर्थात 1100 होता है। ये पॉइंट है जिसको याद कर लेना है। हम जैसे घेर रहे हैं आप लोग को नहीं घेरना है, आप लोग को सीधे सीधे लिखना है। ये जैसे घेरते हैं ना, ये घेरना नहीं है, आप लोग को सीधे सीधे लिखना। हम देखने के लिए, समझ में आने के लिए इसको घेर देते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा इतना? चलो लिख लो। अब आता है 6 क्लास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए, खत्म हो गया थ्योरी जितना भी था। 6 क्लास में पढ़ने वाला हम लोग 15 को चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ढंग से पढ़ते रहोगे बहुत तेज बन जाओगे। आप टेंशन मत लो। आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो। देखो, परेशानी आता है तो भागने का प्रयास नहीं करना है, बचने का प्रयास नहीं करना है। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, सही हो जाएगा सब कुछ। 6 क्लास में कौन कौन सा चैप्टर? 15 को चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। देखो, कहीं पढ़ाई नहीं होता है, पूरा हम बता देंगे इसमें। संख्याओं की सबसे पहले क्या पढ़ना है? जानकारी। फिर पढ़ना है पूर्ण संख्या पर मौलिक संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं। फिर संख्याओं के साथ खेलना। ऋणात्मक संख्या एवं पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या एवं पूर्णांक। भिन्न, दशमलव, अनुपात और समानुपात। 8वां चैप्टर में पढ़ना है एकीक विधि। 9 में पढ़ना है बीजगणित। 10 चैप्टर में पढ़ना है आधारभूत की ज्यामितीय संकलनाएं। 11 में पढ़ना है प्रारंभिक आकृतियों की समझ। 12 में पढ़ना है सममिति। 13 में पढ़ना है प्रायोगिक ज्यामिति। 14 में पढ़ना है क्षेत्रमिति, परिमाप और क्षेत्रफल। और 15 में पढ़ना है आंकड़ों का प्रबंधन एवं संग्रह। ठीक है, तो ये पढ़ना है हम लोगों को इतना सारा चैप्टर। तो चलो आप लोग इस चैप्टर को पूरा लिख लो पहले।